हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद जितिका। ये आज की हमारी वीडियो चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुव्यता का अंत, इस चैप्टर की ये हमारी लास्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे, ठीक है, शॉक थेरेपी से रशिया की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, और इंडिया और रशिया के कैसे रिलेशन रहे थे एक टाइम में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी का अगर आप सिंपल साधारण अर्थ देखें या वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है शॉक देके उपचार करना। इसका साधारण सा अर्थ होता है पहले जनता को शॉक देना, उसको आघात पहुंचाना, पहले आघात पहुंचाना उसके बाद उपचार करना। लेकिन ये आघात और उपचार का सोवियत संघ, रशिया या विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। हुआ क्या था, 1989 में रशिया का विघटन हो चुका था। ये पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था। 1945 से लेके 1989 तक जो ये शीत युद्ध का दौर चला था, जो ये कोल्ड वॉर एरा चला था, ठीक है, जो ये कोल्ड वॉर एरा चला था, या फिर आप कह लें सोवियत संघ का जिस दौर में दबदबा रहा था, वो दौर 1989 में आके पूरे तरीके से ख़त्म हो गया था। और 1989 में सोवियत संघ के ख़त्म होने के साथ ही एक नई शक्ति का, नए देश का जन्म हुआ, वो था रशिया। जैसे सोवियत संघ का जन्म 1917 की रूस की क्रांति से प्रेरित होकर हुआ था। जब 1917 में रूस में क्रांति हुई थी तो इससे सोवियत संघ का जन्म हुआ था। उसी तरीके से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1989 में, तो रशिया जो है एक स्वतंत्र देश बनकर विश्व के पटल पर उभर कर सामने आया। अब जब रशिया नया नया बना था तो नए देश की नई अर्थव्यवस्था भी होती है, तो उसी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, उसके मॉडिफिकेशन के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। ये जिस उद्देश्य से की गई थी, इसके जो मतलब एम थे, जो ये सोच कर शुरू की गई थी, ये उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी आमूमन, बल्कि इस शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तहस नहस हो गई। मतलब इसको पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहे। हुआ क्या, रशिया में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रशिया के जितने भी बिजनेस थे, लगभग 90% बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों बेचा गया, या फिर आप कह लें केवल औने पौने दामों में इसे बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का जो पुनर्निर्माण हो रहा था, क्योंकि रशिया में जब तक रशिया सोवियत संघ का भाग था, जब तक रशिया सोवियत संघ का भाग था, तो वहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब रशिया स्वतंत्र हो गया, जब रशिया इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब रशिया ने अपने देश में लोकतंत्र लाना चाहा। ठीक है, जब रशिया इंडिपेंडेंट हो गया तो अपने देश में लोकतंत्र प्लस पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था लाना चाहा। ठीक है, तो ये व्यवस्था लाने के क्रम में उसने जो प्रोसेस देखा, उसने जो प्रोसेस झेला, उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हुआ क्या था, इस क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें ये सारा काम कर रही थी, इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। अब जो भी 90% बिजनेस थे, जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस थे, जो भी सेक्टर्स थे, उन्हें सभी को प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दिया गया। और ये सारा काम जो है ये सरकार के द्वारा, मतलब ये सरकार ही कर रही थी, सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। मतलब सरकार डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी इसमें। और इस पूरी घटना को इतिहास की सबसे बड़ी गराज जेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज जेल के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर गराज सेल की घटना से क्या तात्पर्य है।
ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ये वाला प्रोसेस लिखना है कि वो व्यवस्था, वो दौर जब रशिया के व्यवसाय को, रशिया के सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनी के हाथों बहुत ही कम दामों में, औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। अब जो ये उद्योगों को बेचने का, अब ये जितने भी उद्योग बेचे जा रहे थे और जो भी खरीद रहे थे, बेचने वाले और खरीदने वाले, बेचने वालों को ज़रूरत थी पूंजी की, इसलिए वो उद्योगों को बेच रहे थे, ठीक है। उद्योगों को, बेचने वालों को पूंजी की ज़रूरत थी और खरीदने वाले जो थे, इन्हें अपना नया व्यवसाय शुरू करना था और इन्हें जो बसा बसाया व्यवसाय है बहुत ही कम दामों में मिल रहा था, इसलिए दोनों ने ही आपसी सहयोग दिखाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो रशिया की करेंसी थी जिसका नाम था रूबल, उसके वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जितनी भी जमा पूंजी थी, लोगों की जितनी भी सेविंग्स थी, वो जाती रही। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की सारी सेविंग्स जाती रही। अब सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रशिया ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कब गिरने लगती है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है कब डिक्रीज होने लगती है, कब गिरने लगती है? जब वहाँ का आयात वहाँ के निर्यात से ज़्यादा होने लगता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी डाउनफॉल पर जाती है, तभी गिरने लगती है जब वहाँ का आयात वहाँ के निर्यात से ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाहर से आयात करेंगे, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को मंगवाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमें पूंजी की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने देश की सारी पूंजी चीज़ों को आयात करने में लगा देंगे तो हम अपने देश में निर्यात नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ सेम हो रही थी रशिया में। रशिया में खाद्यान्न संकट आ गया था, उसे खाद्यों का उत्पाद जो है वो अपने देश में खाद्य का उत्पाद कर नहीं पा रहा था और रिजल्ट ये हुआ कि उसे खाद्यान्न का आयात बाहर के देशों से करना पड़ा। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1989 की तुलना में कई नीचे चला गया। अब जाहिर सी बात है, जब देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो देश में इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। जब देश में प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है देश में इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। किसी भी देश की जो इकोनॉमी ग्रो करती है उसका स्टेप क्या होता है? देखो, जब तक देश में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। और जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो उस देश की जो जीडीपी है अपने आप डाउनफॉल पर आ जाएगी। और जब जीडीपी डाउनफॉल पर आ जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देश में महंगाई की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी परिणाम है ये सब एक के बाद एक हुए जा रहे थे रशिया में। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था के क्रम को नष्ट कर दिया गया। सरकारी रियायतों को खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्यम वर्ग समाज के एकदम हाशिए पर आ गया। मतलब रशिया में ये कंडीशन हो गई थी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो एकदम ही लो लेवल पर आ गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने अपनी सारी पूंजी का निवेश कर दिया था। ये सारा क्रम जो है ना, इसे आप इस तरीके से समझो। देखो, हुआ क्या था, सोवियत संघ का विघटन हुआ। देखो, यूएसएसआर का विघटन हो गया 1990 में, रशिया सामने में आया। अब जाहिर सी बात है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके देश के जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसका भी खात्मा हो गया, यानी कि सोवियत संघ के साथ उसके देश की सामाजिक व्यवस्था भी खत्म हो गई। नया देश सामने आया, जब नया देश है तो नई अर्थव्यवस्था भी होगी। रशिया ने क्या लाना चाहा? साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जरिए जगह पर पूंजीवाद और लोकतंत्र का मिश्रित रूप लाना चाहा। अब लोकतंत्र और पूंजीवाद का मिश्रित रूप लाने के लिए उसे अपने देश के अर्थव्यवस्था में चेंजेस करने पड़े, उसको मॉडिफाई करना पड़ा।
अर्थव्यवस्था को मॉडिफाई करने के लिए उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो क्या थी, उसने गलती क्या की, उसने देश के आयात पर जोर दिया। ठीक है, रशिया ने देश के आयात पर जोर दिया। आयात बढ़ता गया तो देश में पूंजी का संकट भी गहराता गया, और जब पूंजी का संकट गहराता गया तो उद्योग जिस मकसद से शुरू किए गए थे वो सारे उद्योग भी एक टाइम पे डाउनफॉल पर आने लगे, और ये सारी घटना जो है ये एक साथ होने लगी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सकता था। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। अब जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 साल 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, काफ़ी लंबा समय लगा था। और वहीं अमेरिका का संविधान 2 महीने में बनकर तैयार हो गया था। तो ये अमेरिका, रशिया, ये ऐसे देश थे जिनके संविधान को हड़बड़ी में तैयार किया गया था। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, जब संविधान हड़बड़ी में तैयार किया जा रहा है तो बहुत सारे जो रूल्स है वो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाए गए होंगे। अब जैसे कि इंडिया में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, इंडिया में जो हमारे देश के प्रमुख है, राष्ट्रपति जो है उन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, वो देश के प्रमुख है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में संविधान का, कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा गया है, हमारे देश में कार्यपालिका का प्रमुख माना गया हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था बन के रह गई और एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी। आप एशिया के अगर देशों को देखें, जिसमें जैसे कि आप यूएसए को देखें तो यूएसए में भी हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और अगर आप रशिया को देखें तो रशिया में भी कौन है, प्रेसिडेंट है। ये वो देश हैं जिनके संविधान को एक तो जल्दबाजी में तैयार किया गया, और इन देशों में, ज़्यादातर देशों में राष्ट्रपति को ही सरकार कह लो या कार्यपालिका कह लो, उसका प्रमुख बनाया गया। कुछ देश ऐसे हुए जो दुनिया के लिए मिसाल साबित हुए, और कुछ देश ऐसे हुए जो वैश्विक पटल पर असफल बन के सामने में आए। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया। इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो देश है, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो देश है, इन्होंने पहले थोड़े टाइम के लिए राष्ट्रपति प्रमुख वाली व्यवस्था को लागू किया। इन्होंने मतलब एक तरीके से ट्राई किया, ये देखना चाहा कि हम जो ये राष्ट्रपति प्रमुख वाली व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं क्या ये सफल हो पाती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहले 10 सालों में वो सफल है, तब उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को, इस रूल को और 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। मतलब एक तरीके से जाहिर सी बात है, जब आपके हाथ में पावर आती है, जब आप सत्ता में आते हो, ठीक है, और आप जनता को अपने विरोध का अधिकार नहीं देते हो। तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या किया, जब इनके हाथ में सत्ता आई तो इन्होंने पहले 10 सालों के लिए एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने ये देखना चाहा कि ये व्यवस्था सफल रहती है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा ये 10 साल तक ये व्यवस्था सफल रही, तब उन्होंने इसको और 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया, यानी कि आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस सारे क्रम में, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने जो एक सबसे मेन चीज़ की, उन्होंने अपने विरोध का अधिकार जनता को नहीं दिया। उन्होंने अपने विरोध का अधिकार जनता को नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप सरकार का विरोध करोगे नहीं, सरकार जो भी रूल्स बना रही है आप उसको फॉलो करोगे, आपके लिए मजबूरी बन जाती है, तो ये एक तरीके से तानाशाह का लघु रूप है। ये एक तरीके से तानाशाही है कि आपके पास सरकार का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होता। रशिया सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। रशिया कब आज़ाद हुआ था या कब उसका निर्माण हुआ था, तो 1990 में। और 1990 से लेके 2000 तक, 1990 से सन 2000 तक ये जो पूरा प्रोसेस चला था कि अर्थव्यवस्था में नए नए प्रयोग किए जा रहे थे, 1989 से लेके 2000 तक, सन 1999 से सन 2000 तक ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। ठीक है,
क्यों जाना गया? क्योंकि इस दौर में ना सिर्फ देश की जनता ने, देश की सरकार ने, देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत सारे बदलाव देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे, ठीक है। और ये चेंजेस ऐसे थे जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन इस 10 साल के प्रोसेस के बाद फाइनली 2000 में सन 2000 में रशिया सहित अधिकांश देशों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक लाइन पे वो लेकर आए और उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से स्टेबल किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया ने एक टाइम पे अपने देश में कितना ज़्यादा आयात किया, रशिया ने अपने देश में कितना ज़्यादा आयात किया। रशिया में जो खाद्य संकट आया था, जब उसको देश में अनाज को आयात करना पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आती है, डजेंट टेक मैटर, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हाउ यू ओवरकम, आप उस प्रॉब्लम में से कैसे उभर कर सामने आते हो। सेम चीज़ हुई थी रशिया के साथ। रशिया ने शॉक थेरेपी की मार झेली, ठीक है। रशिया की जो करेंसी थी रूबल, उसमें गिरावट भी आई। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद रशिया के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी था, वो ये था कि रशिया के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, खनिज उसके पास बहुत थे जिनकी विश्व को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जाहिर सी बात है, दुनिया जो है गोल है, ये सभी को पता है, ठीक है। और हर इंसान जो है वो इनडायरेक्टली कह लो या डायरेक्टली कह लो एक दूसरे की ज़रूरत से बंधा हुआ है। अगर रशिया को खाद्य संकट के समय में अनाज के आयात करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो विश्व में कुछ ऐसे भी देश थे जिन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो रशिया के पास मौजूद थी। जैसे कि रशिया का प्राकृतिक गैस, धातु, तेल, इन सारे खनिज संसाधनों के वजह से रशिया जो है बहुत ज़्यादा धनी था। रशिया के पास भले उस समय रूबल में गिरावट आ गई हो, ठीक है, भले रूबल जो एकदम डाउनफॉल पर चला गया, लेकिन रशिया जो है खनिज के मामले में विश्व में अभी भी बहुत ज़्यादा धनी था। और ये वो खनिज जिसकी विश्व के अन्य देशों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इन खनिज के बेस पे रशिया ने एक तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, ठीक है। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा भी हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता और एक हद तक विनिर्माण का काम फिर से शुरू हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे शॉक थेरेपी रशिया का निर्माण जब हो, कैसे उसने शॉक थेरेपी दी, कैसे रशिया ने शॉक थेरेपी दी, कैसे रशिया अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ, कैसे उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य, यानी कि पूर्व सोवियत संघ तो बहुत सारे गणराज्यों को मिलाकर बना था, तो उसके ज़्यादातर गणराज्य जो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके विघटन के बाद उसके जितने भी गणराज्य थे जिनको मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, उन्होंने गृह युद्ध और बगावत को झेला अपने अपने देशों में। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने अपने देश में शॉक थेरेपी, इकोनॉमी का डाउनफॉल भी देखा है, ठीक है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान। अब हम उन गणराज्यों की बात करें जो कि रशिया के हैं। रशिया के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी आंदोलन का मतलब होता है जब एक क्षेत्र से एक जनता अपने आप को किसी बेस पर, किसी कारण से अलग करने की मांग करती है, उसे कहते हैं अलगाववादी आंदोलन। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, जैसे गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन भी हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। संघर्ष और तनाव की ये स्थिति हो गई थी कि 1990 में रशिया का निर्माण तो हो गया, ठीक है। 10 साल तक उसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को खड़े करने में लगे, उसको मॉडिफाई करने में लगा। जब फाइनली वो स्टेबल हुआ 2000 में, तब उसकी इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये वो दौर था जब
सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके सभी गणराज्यों ने देश में संघर्ष और तनाव की स्थिति झेली, क्योंकि जितने भी गणराज्य थे कहीं पर गृह युद्ध चल रहा था तो कहीं पर बगावत चल रही थी। अब अगर हम बात करें रशिया की, तो उसके भी दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। तो वैश्विक पटल पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा जटिल हो चुकी थी। अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। ठीक है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थान अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, तजाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। अजरबैजान में अर्मेनिया और जॉर्जिया ये दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं। यूक्रेन और किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहा है। एक बार ध्यान से देखना इन चीज़ों को। तजाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। अजरबैजान के जितने भी प्रांत हैं, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ये दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया ये दोनों, ये सभी अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश में रशिया के जितने भी गणराज्य थे, यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। एक तरीके से संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल हो गया और आम नागरिक का जीवन दूभर हो चुका है, ठीक है। अब मध्य एशिया के गणराज्यों में हाइड्रोकार्बोनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ तो हुआ ही है। मध्य एशिया के जिन क्षेत्रों में ये आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पर कुछ ऐसे संसाधन है, कुछ ऐसे खनिज है जिनका विशाल भंडार मौजूद है। इन्हीं संसाधनों का विशाल भंडार, इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हो रहा है। अब वो अलग बात है कि इन देशों में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, संघर्ष चल रहा है। मध्य एशिया में संघर्ष चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, ये तो बात है ही। लेकिन इसको अगर आप साइड में रख के देखो तो इनके पास जो संसाधन है, पेट्रोलियम है, इससे इनके गणराज्यों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। यह क्षेत्र रशिया, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। मध्य एशिया के, हम जिस मध्य एशिया की हम बात कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र है रशिया, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है और पश्चिम एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया, अब मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो में बताया था कि क्यूबा को किस तरीके से सोवियत संघ ने अपना सैनिक ठिकाना बनाया था। सैनिक ठिकाने से मतलब होता है, सैनिक ठिकाने का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करना चाहता है और वो किसी दूसरे देश का सहारा लेता है, तो उस देश को सैनिक ठिकाना कहा जाता है, ठीक है। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना, इसे अंडरलाइन कर लो। रशिया अपने आसपास के देश, जो कि जैसे जॉर्जिया हो गए, कजाकिस्तान हो गए, किर्गिस्तान हो गए, रशिया इन्हें अपना पड़ोसी देश मानता है, विदेश मानता है। और उसका ये मानना है कि इन देशों को रशिया के प्रभाव में रहना चाहिए, क्योंकि रशिया के पास बहुत ही ज़्यादा खनिज तेल के भंडार हैं, ठीक है। वो एक तरीके से अपना दबदबा बनाना चाहता है विश्व के इन देशों में, ठीक है। चीन के हित भी क्षेत्र से जुड़े, चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, ये वो देश है जिसका विभाजन होने के बाद 2 अलग अलग देश उभर कर सामने में आए थे। एक तो है चेक और दूसरा है स्लोवाकिया। चेक और स्लोवाकिया, जब चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ था तो इससे 2 देश उभर कर आए थे, एक था चेक और एक था स्लोवाकिया। शांतिपूर्व 2 भागों में बट गया, लेकिन सबने गहन संघर्ष झेले। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब ये नाटो क्या है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, नाटो, सीटो, सेंटो, ये कौन सी संस्थाएं हैं,
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव डालती है? नाटो, सीटो, सेंटो, यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूबी। ये कौन सी संस्थाएं हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालती है, विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? इन सारी संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, जिसमें हमने रशिया, सोवियत संघ, इनके संबंधों के बारे में, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट के क्या परिणाम रहे, किस तरीके से सोवियत संघ अर्श से फर्श पर आ गया, किस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव की गलत नीतियों के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल हुआ, किस तरीके से रशिया का निर्माण हुआ, रशिया ने कौन कौन से अर्थव्यवस्था के मॉडिफिकेशन के लिए प्रयोग किए, उन मॉडिफिकेशंस का क्या रिजल्ट निकला, शॉक थेरेपी क्या थी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने इस चैप्टर की वीडियो में जाना। इस चैप्टर को 3 पार्ट में बनाया गया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड है, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर की वीडियो समझ में आई, आपने इस चैप्टर को पूरा देखा है, इसकी सारी वीडियोस देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कितने मिनट का